हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर को रीड करेंगे। हाउ, व्हेन एंड वेयर का मतलब है कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा टाइम भी था जब जो हिस्टोरियन होते थे, जो इतिहासकार थे, वो डेट्स के जादू में ही खोए रहते थे। वो यही सोचते रहते थे कि कौन कब राजा बना या कब कौन सा युद्ध हुआ, और इन्हीं बातों पर बहस होती रहती थी। यानी कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और उस समय पर हिस्ट्री का यही मतलब माना जाता था कि डेट्स याद कर लो, इसका मतलब हिस्ट्री याद हो गई। यानी कि आप डेट्स याद कर लो, कौन सा काम कब हुआ, तो आपने हिस्ट्री यानी इतिहास को याद कर लिया। और आपने ये सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि हिस्ट्री तो बोरिंग होती है, बस डेट्स को रटते चले जाओ। लेकिन हिस्ट्री के बारे में ये जो कंसेप्शन है, ये जो धारणा है या ये जो सोच है, क्या ये सही है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के हिसाब से ही मानी जाती है? इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो अलग अलग समय पर आने वाले चेंजेस के बारे में ही होता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं पुराने टाइम की और नए टाइम की, तो हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं। यानी कि पहले तो ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, इतने चेंजेस आ गए। पहले दुनिया इस तरीके से चलती थी, अब दुनिया इस तरीके से चलती है। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी कि डेली लाइफ में, हम हर चीज को देखने के बाद हिस्ट्री के बारे में नहीं सोचते। लेकिन नॉर्मली कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे किसी को चाय पीता हुआ देख लें, जैसे कि कोई सड़क के किनारे बैठा है और चाय पी रहा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि पुराने टाइम में जब चाय नहीं थी, कॉफ़ी नहीं थी, तो लोग क्या पीते थे, या चाय और कॉफ़ी लोगों ने कब पीनी शुरू हुई, कब पीना शुरू किया। तो इसका मतलब कि हम हमेशा तो हर चीज़ को हिस्ट्री के बारे में जोड़कर नहीं देखते, लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आ जाती है किसी चीज़ को देखकर कि पहले समय पर ये काम कैसे शुरू हुए या कैसे होते थे। और उसके बाद यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि अगर आप कभी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ट्रेन कब चलनी स्टार्ट हुई, और जब ट्रेन नहीं चलती थी तो उससे पहले लोग ये लंबी लंबी यात्राएं कैसे करते थे। अगर आप कभी सुबह के समय पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तब भी आप हिस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं। आपके मन में यह आ सकता है कि वो समय जब न्यूज़पेपर नहीं छपा करते थे, उस समय पर लोगों को ये न्यूज़ के बारे में, समाचारों के बारे में कैसे पता चलता होगा। यानी कि हमेशा तो हम हर चीज़ को हिस्ट्री के बारे में जोड़कर नहीं देखते, लेकिन कई बार कोई भी काम करते वक्त हमारे मन में ये सवाल आ जाता है जो उस चीज़ को हिस्ट्री से, पुराने समय से जोड़ देता है। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स। ये जो पिक्चर है, इसमें ये बताया गया है कि भारत के जो ये ब्राह्मण हैं, ये ब्रिटेन के लोगों को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जेम्स रेनेर नाम का एक ब्रिटेन का एक बंदा था, एक व्यक्ति था, जिसने कि भारत का पहला नक्शा, पहला मैप बनाया था। और उसका जो फ्रंट पेज है वो इस तरीके से बनाया गया था कि भारत के ब्राह्मण इन लोगों को क्या दे रहे हैं, अपने शास्त्र दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेर को इंडिया का मैप तैयार करने का काम सौंपा था। और रेनेर ये मानता था कि अगर इंडिया पर राज करना है तो इंडिया का मैप बनाना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि भारत के जो ब्राह्मण हैं ये अंग्रेजों को अपने शास्त्र सौंप रहे हैं, उनको दे रहे हैं, जैसे कि वो उनसे ये कह रहे हों कि हमारे शास्त्रों की, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा अब आपको ही करनी है। अब वापस यहाँ पर आते हैं कि हमारे मन में कई बार सवाल पैदा हो जाते हैं कि चाय पीनी लोगों ने कब शुरू की, या ट्रेन कब बनाई गई, ट्रेन आने से पहले लोग कैसे सफ़र करते थे। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन समय को हमेशा साल या महीनों के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। यानी कि कई बार ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई डेट फिक्स करना या डेट तय करना गलत हो जाता है, और ऐसे काम जो लंबे समय तक चलते रहते हैं उनके लिए हम कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भारत में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर अचानक से कोई दिन नहीं आ गया जब लोगों ने अचानक से चाय पीनी शुरू कर दी। ये एक प्रोसेस का हिस्सा रहा होगा, और चाय का जो स्वाद है, जो चाय का टेस्ट है, वो का कुछ समय के बाद भारतीयों के मुंह पे चढ़ा होगा, जिसके बाद चाय पीना एक नॉर्मल सी बात हो गई होगी। ऐसे ही हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी पर्टिकुलर डेट पे ब्रिटेन के लोगों ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। यानी बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो प्रोसेस में चलती हैं, जिनके लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती। जैसे कि हमारा स्वतंत्रता का कोई आंदोलन किस डेट को शुरू हो गया, एकदम से ये बताना पॉसिबल नहीं हो जाता, नहीं हो पाता। ऐसे ही अगर सोसाइटी में किसी तरह के बदलाव आए या इकोनॉमी में किसी तरह के बदलाव आए, तो उसके लिए आप कोई डेट नहीं फिक्स कर सकते कि इस दिन बदलाव आ गया, क्योंकि ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जो एक लंबे समय तक चलता है। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स, तो फिर लोग हिस्ट्री को डेट से जोड़कर क्यों देखते हैं। तो इसका एक रीज़न है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं की डिटेल्स को ही इतिहास माना जाता था, हिस्ट्री माना जाता था। और ये जो इतिहास होता था, ये जो हिस्ट्री होती थी, राजा महाराजाओं और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में होती थी। और ये जो हिस्टोरियन होते थे, जो इतिहास लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, ये लोग ये लिखते थे कि कौन से साल में कौन सा राजा गद्दी पे बैठा, यानी कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल राजा की शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा हुआ, और कौन से साल उस राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी, और फिर कब वह मरा, और उसके बाद कौन सा राजा उसकी गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इनमें हम डेट बता सकते हैं, और इस तरह के जो हिस्ट्री होती है, इस तरह के जो इतिहास होते हैं, उनमें डेट की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहती है, लेकिन हर जगह नहीं। यहाँ पर जो हमने देखा कि कौन कब राजा बना, कब मरा, कब उसने कोई लड़ाई लड़ी, तो इस तरह की हिस्ट्री के लिए तो डेट्स बताई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्ट्री होती है वो एक पीरियड में चलती है, यानी कि एक समय से लेकर आगे कुछ 100 सालों तक के लिए चलती है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें हमने देखी, इस तरह की हिस्ट्री के लिए डेट्स बताई जा सकती हैं। और इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है कि पिछले 2 साल की हिस्ट्री की बुक्स में आपने देखा होगा कि अब जो हिस्टोरियंस हैं, जब वो हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में लिखते हैं, तो वो कई और इश्यूज पर भी ध्यान देते हैं और कई और सवालों के बारे में भी लिखते हैं। और अब जो हिस्टोरियंस हैं, वो जो पुराने समय के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, तो वो इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि उस समय पर लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वे क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, और शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, और किस तरह से राज्य बने, और किस तरह से नए विचार, नए आइडियाज़ फैले लोगों के अंदर, और किस तरह से कल्चर यानी कि संस्कृति और समाज बदले। यानी कि अब जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखकर हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे
विच डेट्स यानी कि कौन सी तारीखें। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हम कौन सी डेट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। पुराने टाइम की किसी डेट को इम्पोर्टेंट मानने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं यानी कि हिस्ट्री में जो डेट्स हैं वो डेट्स अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। वो डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि उस डेट पे या उस डेट के आसपास कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ होता है, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है जिसकी वजह से वो डेट हमें इम्पोर्टेंट लगने लगती है। लेकिन अगर हम अपनी स्टडी का फोकस ही चेंज कर ले, अगर हम कोई डिफरेंट टॉपिक पर स्टडी करने लगे, हम कुछ नए इश्यूज पर स्टडी करने लगे, तो उसके बाद कुछ और नई डेट्स हमारे पास आ जाएंगी जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी। तो डेट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस समय पर क्या क्या हुआ था, उसकी वजह से डेट्स हमें इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि उदाहरण के लिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी इंडिया में, उसमें उन्होंने जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके शासनकाल को बहुत डिटेल में लिखा। और उनके लिए यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जो इंडिया में थे, उन्होंने जब इंडिया की हिस्ट्री लिखी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। उनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें वो फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताते हैं। और इन सब का अंत कहाँ पर होता है? जो लास्ट वॉइसरॉय था इंडिया में ब्रिटेन का, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि उन लोगों के लिए इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस थी कि इंडिया में सबसे पहले कौन सा गवर्नर जनरल आया। और जो लास्ट वॉइसरॉय था वहाँ तक उन्होंने हिस्ट्री को बड़ी इंपॉर्टेंस देकर लिखा कि इन लोगों ने इंडिया में बहुत कुछ किया। और अलग अलग चैप्टर्स में हम दूसरे गवर्नर जनरल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि हेस्टिंग के बारे में, वेलिस्ली के बारे में, बेंटिंग के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन और हार्डिंग के बारे में और इरविन के बारे में। और ये जो हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडिया में लिखी थी, उनकी हिस्ट्री में ये सभी गवर्नर जनरल, ये सभी वॉइसरॉय ही छाए रहते थे, इन्हीं की बातें होती थी। और इन लोगों ने जो जो काम किए थे उनके हिसाब से जो जो डेट्स थी वो इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स बना दी। और ऐसा लगता है जैसे कि इन गवर्नर जनरल और इन वॉइसरॉय के जीवन के बाहर बाकी जो इंडिया था उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। और ये जो गवर्नर जनरल थे, ये जो वॉइसरॉय थे, इन्हीं के जीवन के हिसाब से भारत का इतिहास ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा था। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है कि क्या हमें इंडिया की जो उस समय की हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा अलग हटकर नहीं सोचना चाहिए कि भारत के जो लोग थे उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उस समय पर भारत में जो गवर्नर जनरल थे, भारत में जो वॉइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया। इसकी बजाय हमें उस पूरे पीरियड में इंडिया की सही हिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए जो भारत के लोगों की हिस्ट्री है। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में बताया जा सके जिससे कि उसे समझना आसान हो सके। और जब हम हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं और एक स्टोरी की तरह हिस्ट्री को बताते हैं तो उस समय पर हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ही उसमें शामिल करते हैं। और ये जो हिस्ट्री ब्रिटेन के हिस्टोरियंस ने भारत के बारे में लिखी थी वो उनके गवर्नर जनरल और उनके जो वॉइसरॉय थे उनके हिसाब से लिखी गई थी, जिसमें जो भारतीय थे उनका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था, भारतीयों के कामों की तो कोई वहाँ पर जगह ही नहीं थी। तो अगर हमें भारत की उस समय की कोई हिस्ट्री लिखनी है जो ब्रिटिश काल में थी तो हमें इन गवर्नर जनरल, इन वॉइसरॉय के बाहर आके सोचना पड़ेगा। और जो ब्रिटेन के हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी थी उसमें जो डेट्स उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट थी
हम जब अपनी हिस्ट्री लिखेंगे अपने भारतीयों के हिसाब से, तो फिर वो जो डेट्स थी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी, उन सब डेट्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फिर हम अपने भारतीयों के हिसाब से जो हिस्ट्री लिखेंगे, उस समय की जो डेट्स होंगी, उन डेट्स की इंपॉर्टेंस फिर बन जाएगी। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पेरियोडाइज, यानी कि हम हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे बांटते हैं। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि सन 1817 में जेम्स मिल ने, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने 3 पार्ट्स में एक बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस बुक में उन्होंने भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और ये जो उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया भारत की हिस्ट्री को, इसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि क्या आपको ये सही लगता है कि भारत की हिस्ट्री को इस हिसाब से देखा जाना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स के हिसाब से। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों बांटा जाता है, ये क्यों ज़रूरी होता है। तो हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम हिस्ट्री को आसानी से समझ सके कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, या लोगों का उस समय का जीने का तरीका कैसा था। और उसको जब हम कंपेयर करते हैं किसी और पीरियड के साथ, तो हम 2 टाइम के हिसाब से उनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस पीरियड में ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, दूसरे पीरियड में इतने इंपॉर्टेंस इंसिडेंट्स हुए, या इस पीरियड में लोगों का रहने सहने का तरीका ऐसा था, दूसरे पीरियड में लोगों के जीने के तरीके में क्या बदलाव आया। तो ये सब समझने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटा जाता है, ताकि एक पीरियड को, एक पूरे टाइम का जो एक ड्यूरेशन होता है, उसको कंपेयर किया जा सके आगे या पीछे वाले टाइम के पीरियड्स के साथ। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि ये जो ऑथर था मिल, जिसने कि ये बुक लिखी थी इंडिया के बारे में, उसका ये मानना था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी, ये सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थी। और उसका ये भी मानना था कि भारत पर ब्रिटिश राज होने से पहले सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जो तानाशाह थे, वही इंडिया पे राज करते थे। यहाँ पर लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे, अंधविश्वास बहुत था, जाति के नाम पर लोग लड़ते रहते थे। ये मिल की सोच थी भारत के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो मिल था जिसने ये बुक लिखी थी इंडिया के बारे में, उसका ये मानना था कि सिर्फ जो ब्रिटिश रूल है वो ही भारत को सभ्यता की राह पर लेकर जा सकता है, यानी कि ब्रिटिश रूल की वजह से ही भारत एक सभ्य देश बन सकता है। और इसकी वजह से उसे ये लगता था कि भारत में जो यूरोपियन मैनर्स होते हैं, उनके तौर तरीके, उनके आर्ट्स, उनके इंस्टीट्यूशंस और उनके कानूनों को, उनके लॉस को इंडिया में अप्लाई करना चाहिए ताकि इंडिया को सुधारा जा सके। और उसके लिए मिल ने ये भी सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, पूरे भारत पर उनका अधिकार होना चाहिए, ताकि वो भारत की जनता को ज्ञान दे सके और उनको खुशियाँ दे सके। और इसके लिए वो ये भी कहता था, यानी ये जो मिल था वो भारत के बारे में ये भी कहता था कि ब्रिटिश हेल्प के बिना भारत की तरक्की नहीं हो सकती, भारत की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो सोच थी, हिस्ट्री का जो ये आइडिया था, इसके हिसाब से जो ब्रिटिश रूल था वो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का सिंबल था, प्रतीक था। और यहाँ पर ये भी एक सोच थी कि ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया था वो एक डार्कनेस में जी रहा था, यानी कि पूरे भारत में एक अंधकार का दौर था ब्रिटिश रूल आने से पहले। क्या इस तरह की कंसेप्शन को, इस तरह की सोच को स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है? और इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स
कि क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा पीरियड हिंदू का था, हिंदुओं का था, या ये पूरा पीरियड मुस्लिम्स का था। क्या इन सभी पीरियड्स में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्या किसी युग को, किसी पीरियड को केवल उस समय के जो शासक होते थे उनके धर्म के हिसाब से तय करने की कोई ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय पर जो दूसरे लोग थे उनके जीवन और उनके तौर तरीकों की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। जबकि सच तो ये है कि अगर कभी राजा मुस्लिम रहे हो तो हिंदू लोग भी तब रहते थे, या राजा हिंदू रहे हो तब दूसरे धर्म के लोग भी उस समय पर रहते थे। और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का, सभी राजाओं का एक धर्म नहीं होता था। तो किसी पीरियड को धर्म के हिसाब से बांटना बिल्कुल गलत है। और इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनसे हटकर दूसरे हिस्टोरियंस ने भारत को 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में बांटा। एंशियंट यानी कि प्राचीन, मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन, एंड मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक युग है। लेकिन इस तरह की डिवीजन में भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये जो तरीका था पीरियड्स में हिस्ट्री को बांटने का, ये तरीका भी वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्रीज से ही आया था। और वेस्ट से यानी कि पश्चिम देशों से जो ये तरीका आया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटने का, उनके हिसाब से जो मॉडर्न पीरियड है उसमें वो कहते थे कि साइंस की इम्पोर्टेंस है, रीज़न, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस है, लिबर्टी की इम्पोर्टेंस है, इक्वालिटी होनी चाहिए। और उनके हिसाब से जो मेडिएवल पीरियड था उसमें इन सभी चीज़ों की कमी थी। लेकिन क्या इन तरीकों को भी ऐसे ही अपना लेना हमारे लिए बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अगर हम ब्रिटिश काल का समय देखें, ब्रिटिश रूल को देखें, तो उस समय भी कोई इक्वालिटी नहीं थी, सबको एक समान अधिकार नहीं थे, फ्रीडम नहीं थी। भारत पे तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया, लिबर्टी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। और उस समय पर जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो कोई ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई प्रोग्रेस भी नहीं होती थी। जबकि बहुत से हिस्टोरियंस तो जो ये ब्रिटिश रूल का जो पीरियड था इसे कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, यानी कि ये दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना राज्य स्थापित किया और भारत के नवाबों को और राजाओं को दबाकर अपना शासन शुरू कर दिया, अपना शासन स्थापित कर दिया। और इस बुक में आप ये भी देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत की इकोनॉमी पर, भारत की सोसाइटी पर अपना कंट्रोल कर लिया। उन्होंने भारत से टैक्स कलेक्ट किए, यानी बहुत सारा पैसा लूटा, और जो चीज़ें वो अपनी मर्जी की चाहते थे वो उन्होंने यहाँ पर सस्ते दामों पर खरीद ली। और जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे उन इम्पोर्टेंट चीज़ों की उन्होंने खेती करवाई या उनका प्रोडक्शन करवाया और उसका एक्सपोर्ट करके उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। और इन सब के क्या नतीजे हुए ये भी आप इस बुक में देखेंगे। और इस बुक में आप ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे टेस्ट में, हमारी वैल्यूज़ में, हमारे कस्टम्स में, हमारे तौर तरीकों में क्या क्या चेंजेस आए। और जब एक देश दूसरे देश पर कब्ज़ा कर लेता है जिसकी वजह से उस देश में फिर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, जैसा कि ब्रिटेन ने, अंग्रेज़ों ने भारत के साथ किया। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उस देश में काफ़ी चेंजेस आते हैं, लेकिन सभी क्लासेस में और सभी ग्रुप्स में एक तरह के चेंजेस नहीं आते। अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो, यानी हम किस तरह से जानते हैं। और यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि जो भारतीय हिस्टोरियन हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, वो भारत के पिछले 250 साल की हिस्ट्री लिखने के लिए किस तरह के सोर्सेस का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी कि उस समय पर जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो रिटन में रिकॉर्ड्स को रखता था। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स
कि जो अंग्रेज थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखता था, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया की पिछले लगभग 250 साल की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और जो अंग्रेज थे वो इस बात में विश्वास रखते थे कि जो लिखना है, हर चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, हर पॉलिसी, हर डिसीजन, हर एग्रीमेंट, हर इन्वेस्टिगेशन को वो ये सोचते थे क्लियरली, बहुत अच्छे से लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस बात में यकीन रखते थे कि हर चीज को अगर लिख के रखा जाएगा तो हर चीज को अच्छे से स्टडी किया जा सकता है और किसी बात पे चर्चा की जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है। और इसी समझदारी की वजह से एक ऐसा कल्चर बन गया एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से मेमोज बनाए जाने लगे, नोटिंग्स की जाने लगी, रिपोर्ट्स बनाई जाने लगी, यानी हर चीज को रिटर्न में रिकॉर्ड करके रखा जाने लगा। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्हें बचाए रखने के लिए भी कुछ करना चाहिए, यानी कि इन्हें सेफ रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग सभी ऑफिसेज में रिकॉर्ड रूम्स बनवा दिए। जितने भी तरह के ऑफिसेज होते थे सब जगह पर उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए, ताकि इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखा जा सके। और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को बचाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी बनाए। और उसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि अगर आप आर्काइव्स में जाते हैं जहां पर पुराने समय के डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखे जाते हैं, आर्काइव्स में आप 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो लेटर्स और मेमोज एक ब्रांच के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दूसरे ब्रांच के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे गए थे, वो वहां पर आप देख सकते हैं। इन आर्काइव्स में जाकर पुराने ज़माने के लेटर्स और मेमोज आप देख सकते हैं और आप वहां पर नोट्स को स्टडी कर सकते हैं जो उस समय पर लिखे गए थे, या उस समय की रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिसेज में बनाई जाती थी, और जो इंस्ट्रक्शंस ऑफिसेज में दी जाती थी उन्हें भी आप आर्काइव्स में जाकर देख सकते हैं। और ये बहुत पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर आपको ये पढ़ने को, देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे ये बहुत सावधानी से कॉपी किए जाते थे, यानी इनकी अलग अलग कॉपीज बनाई जाती थी और ये बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे जाते थे कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। यानी कि ये वो लोग होते थे जो स्पेशलाइज्ड होते थे, यानी बहुत ही एक्सपर्ट होते थे ब्यूटीफुल राइटिंग में, ये बहुत ही सुंदर लिखते थे। और 19th सेंचुरी के मिडल तक आते आते प्रिंटिंग की टेक्निक भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से इन रिकॉर्ड्स की बहुत सारी कॉपीज प्रिंट की जाने लगी और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाने लगा और अलग अलग जगहों पर सेव करके रखा जाने लगा। और यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s, यानी कि एक नेशनल आर्काइव बनाया गया था जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब नई दिल्ली को बनाया गया, जब नई दिल्ली का निर्माण किया गया, तो जो नेशनल म्यूजियम था और नेशनल आर्काइव्स था जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, ये दोनों ही जगह वॉइस रॉय का जो पैलेस था, वॉइस रॉय का जो घर था उसके पास बनाए गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों के लिए नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा थी। अब हम पढ़ेंगे सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में जो सर्वे का काम था वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि उस समय पर, यानी कि जब कॉलोनियल समय स्टार्ट हो गया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो अंग्रेज़ों ने ये जो सर्वे का काम था ये बहुत ही कॉमन बना दिया था। यानी कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते थे, सर्वे करते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज इस बात में विश्वास करते थे, वो ये मानते थे कि अगर किसी देश को अच्छे तरीके से चलाना है तो उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी होना ज़रूरी होता है, और इसके लिए वो सर्वे करवाया करते थे। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत डिटेल्ड सर्वेस कराए गए इंडिया में,
ताकि इंडिया का मैप तैयार किया जा सके। यानी इंडिया का मैप तैयार करने के लिए बहुत डीप में जाके डिटेल्ड सर्वे कराए गए 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। विलेजेस में यानी कि गांव में रेवेन्यू सर्वे कराए गए। और ये जो जितने भी सर्वे अब करवाए जा रहे थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो ये जानना था कि इंडिया की जो टोपोग्राफी है, धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पर जीव जंतु किस तरीके के हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे किस तरीके के हैं, यहाँ के लोकल हिस्ट्री को जानने के लिए सर्वे कराए गए। क्रॉपिंग पैटर्न यानी खेती बाड़ी किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में सर्वे कराए गए। तो ये सारे सर्वे कराए जा रहे थे और फिर इनके रिकॉर्ड्स रखे जा रहे थे। और इसके बाद हमें ये बताया गया है कि हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशंस यानी कि जनसंख्या गणना की जाती थी। ये चेक किया जाता था कि भारत में किस शहर में, किस गांव में कितने लोग रहते हैं, कौन सी कास्ट के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं, उनके काम काज क्या है, इन सब के भी सर्वे किए जाते थे, रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। इसके अलावा बहुत से साइंटिफिक सर्वे किए जाते थे, यानी कि हर तरह का रिकॉर्ड लगभग भारत का जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, ये जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, ये लगभग हर तरह का सर्वे करके भारत की हर छोटी बड़ी चीज की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड अपने पास रख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिकॉर्ड्स अंग्रेज भारत के बारे में इकट्ठा कर रहे थे, इन रिकॉर्ड्स से सब बातों का पता नहीं चलता। और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं और ये रिकॉर्ड्स अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। तो वो इसमें वही बातें लिखते थे जो उनके हिसाब से ठीक होती थी, जिसे वो फ्यूचर में भी लोगों को दिखाना चाहते थे। तो इंडिया के जो आम लोग थे, इंडिया की जो जनता थी, उन लोगों के विचार हमें इन रिकॉर्ड्स में नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि अगर हमें सच जानना है तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ों को ढूंढना होगा। और जब हम कुछ और सोर्सेज को ढूंढते हैं तो और सोर्सेज भी बहुत हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले। जैसे कि लोगों की डायरीज, उस समय पर जो तीर्थ यात्राओं के रिकॉर्ड्स थे, ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स थे, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जो ऑटोबायोग्राफीज थी और जो पॉपुलर बुक्स थी जो कि उस समय लोकल बाज़ार में बिकती थी, इन सब से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इंडिया के बारे में। और जब प्रिंटिंग टेक्निक और ज़्यादा बढ़ी तो इससे न्यूज़पेपर छपने लगे और लोग अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पर बहस करने लगे, चर्चा करने लगे। और जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उनके आइडियाज़ भी दूर दूर तक जगहों पर फैलने लगे। जो पोएट्स थे, जो नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने भी अपने विचार लिखने शुरू किए और लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जितने भी सोर्सेज थे, यानी कि जो लोग अपने आइडियाज़ लिख रहे थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, जो उस समय के ऐसे लोग थे जो रिफॉर्मर्स थे, तो जब ये लोग अपने आइडियाज़ लिख रहे थे तो ये सब रिटन में था। यानी कि ये जितने भी सोर्सेज थे, ये उन लोगों के द्वारा बनाए गए थे जो कि पढ़े लिखे थे। तो इन रिकॉर्ड से भी हमें ये नहीं पता चल सकता कि उस समय पर जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, या जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, जो माइंस यानी कि खदानों में काम करने वाले या सड़कों पर रहने वाले गरीब लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी थी, उसके बारे में भी हमें इन रिकॉर्ड से पता नहीं चल सकता। और उसके बाद यहाँ पर इस लास्ट पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है कि ये भी किया जा सकता है, इन सब लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इनके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।